हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पूरे के पूरे हमें डिस्कशन करनी है। और यूनिट नंबर 1 जो हमारे पास है, उस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग। तो पहली हमारे पास यूनिट है वो है सिविल इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के पार्ट के बारे में। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगले लेक्चर्स में हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेक्चर नंबर 1। तो जो हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या पार्ट हमारे पास विजिबल है, क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहली चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ये मेंशन है कि सिविल इंजीनियरिंग इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। आपने अभी तक जितने भी ब्रांचेज को नाम सुना होगा, चाहे सिविल की बात करें, चाहे मैकेनिकल की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें, चाहे कंप्यूटर साइंस की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा भी जितने भी हमारे पास ब्रांचेज होते हैं, उन सारी ब्रांच में जो हमारा ओल्डेस्ट ब्रांच है, सबसे जो पुरानी शाखा है इंजीनियरिंग की, वो कौन सी ब्रांच है, तो सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग को सबसे पुरानी इंजीनियरिंग की ब्रांच मानी जाती है, विच इज ग्रोइंग राइट फ्रॉम द स्टोन एज सिविलाइजेशन, जो कि कहाँ से हमें देखने को मिलता है, जब से हमारे पास स्टोन एज सिविलाइजेशन, जब से हमारे पास मानव सभ्यता का विकास हुआ था, हमारे पास स्टोन एज सिविलाइजेशन आई थी, पाषाण काल आया था, हिंदी में इसको बोलते हैं पाषाण काल। लाइक हमारे पास हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हमारे पास क्या थे, पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारे पास था पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल और लास्ट में आता है नव पाषाण काल। तो जब से ह्यूमन्स का सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ, तब से हमारे पास स्टोन एज सिविलाइजेशन कही जाती है और तभी से हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कि जो अमेरिकन सोसाइटी है जिसने क्या किया है, सिविल इंजीनियरिंग को डिफाइन किया है, तो उनके डेफिनेशन क्या है, उनके अकॉर्डिंग सिविल इंजीनियरिंग एज द प्रोफेशन इन विच, कि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस, जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए और फिजिकल साइंस का नॉलेज होना चाहिए। अब ये मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस का नॉलेज की बात हो रही है, तो वो नॉलेज हम कहाँ से पता करेंगे, तो दैट शुड बी गेन बाय, उसको कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, गेन किया जाएगा, पता प्राप्त किया जाएगा कहाँ से, बाय स्टडी, या तो पढ़ के, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, कि पढ़ के, फिर एक्सपीरियंस से, और फिर लेटर स्टेज में क्या है, प्रैक्टिस से, कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, स्टडी के बाद एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस के बाद उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नॉलेज को, तो वो प्रैक्टिस होगा। तो जैसे जैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, स्टडी होगी, एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिस होगा, इट इज अप्लाइड विद द जजमेंट। तो जब सारी चीज़ें हमारे पास सीख जाएंगे हम, स्टडी भी रहेगी, एक्सपीरियंस भी रहेगा, प्रैक्टिस भी रहेगा, तो हमारे पास एक अल्टीमेटली क्या होगा, जजमेंट पावर आ जाएगी टू डेवलप अ वे, जिसे हम एक नए नए तरीके पा जाएंगे, नए नए तरीक़ों की खोज करेंगे, टू यूटिलाइज इकोनॉमिकली, कि जो भी हम मटेरियल यूज़ करेंगे, जो भी हम सामान यूज़ कर रहे हैं, वो सामान इकोनॉमिकली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम प्रॉपर जजमेंट दे पाएंगे। एंड द फोर्सेज ऑफ द नेचर फॉर द प्रोग्रेसिव वेल बींग, और जो हमारे पास जितने भी किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, उस स्ट्रक्चर्स में कैसे कैसे फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, उन सारी फोर्सेज के बारे में भी हम क्या कर पाएंगे, आसानी से जजमेंट कर पाएंगे, आसानी से स्टडी कर पाएंगे, और हम उस फोर्सेज के बारे में कैलकुलेट कर पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यही चीज़ें हमारे पास इस चैप्टर में पढ़ना है। इन दिस चैप्टर वेरियस सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कि हमारे पास क्या है, इस चैप्टर में बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कब की, जो 21st सेंचुरी में लिस्टेड है, उनके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। अपार्ट फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग देयर आर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही नहीं, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती है, रिक्वायर बाय द पब्लिक व्हेन नीड कोऑर्डिनेटर विथ अदर इंजीनियर, कि जब हमारे पास पब्लिक को कोई और ज़रूरत की चीज़ें रिक्वायर होती है, तो उसको भी क्या किया जाता है, दूसरे जो इंजीनियर्स होते हैं, अदर जो हमारे पास इंजीनियर्स होते हैं, अदर ब्रांचेज के
तो उनके साथ भी क्या किया जाता है, एक जो हमारे पास पार्टनरशिप की जाती है और उसके थ्रू क्या किया जाता है, उन कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है और उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है क्या, कि मोर देन वन डिसिप्लिनरी, कि एक से ज़्यादा ब्रांच के लोग क्या करेंगे, मिल के स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसके बारे में अपना नॉलेज यूज करेंगे और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, यही चीज़ें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का, जो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपने सिविल इंजीनियरिंग का, वो क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के बारे में। कि हमें क्या पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट की जो सिविल इंजीनियरिंग होती है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है और कैसे कैसे हम उनको डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। डेवलप करेंगे नहीं, सिर्फ जानेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में। द वर्ल्ड हैज रियलाइज दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ। जैसे आप लोगों को अभी भी रिसेंट कंडीशन आपको दिख रही है कि अब पूरे वर्ल्ड को ये रियलाइज़ हो सका है कि कहीं की भी गवर्नमेंट हो, चाहे हम अपनी इंडिया की बात करें, कोई भी स्टेट हो, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो सारे लोगों की हर एक रिक्वायरमेंट को क्या करे, फुलफिल कर पाए। इसीलिए अभी बहुत सारी चीज़ें देखे गए होंगे कि उसमें क्या होता है, पब्लिक जो हमारे पास पार्टनरशिप आती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सारी चीज़ें चल रही हैं कि गवर्नमेंट क्या है, शुड नॉट इज सेल्फ सफिशिएंट, कि उसके पास इतना सारी चीज़ें नहीं है कि वो सब चीज़ क्या कर पाएँ, सफिशिएंट प्रोडक्शन कर पाएँ किसी भी इक्विपमेंट का। या दूसरे टर्म्स में इस सब चीज़ों की बात करें तो गवर्नमेंट के पास पर्याप्त ये रियलाइज हो चुका है गवर्नमेंट को भी कि उनके पास सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। तो अब वो क्या करते हैं कि जितने भी प्रोडक्शन होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होते हैं, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, खुद को इन्वॉल्व नहीं करते। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। तो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रीज आती है, इंडस्ट्रीज में अब क्या करते हैं कि हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम स्टील का ही लेके चलते हैं कि एक कोई कंपनी है स्टील का, तो स्टील की कंपनी है, कितना प्रोडक्शन वो करेगी, वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, इन सारी चीज़ों से गवर्नमेंट क्या कर रही है, शुड नॉट इन्वॉल्व, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें उनका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लेकिन बट द डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्यों इन्वॉल्व होना पड़ता है, ताकि वो क्या कर पाए, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कि अगर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं किस लिए, ताकि एक हमारे पास माहौल क्रिएट हो पाए, एक ऐसा हमें इन्वायरमेंट मिले, एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जो क्या हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे फुलफिल हो। अगर हमारे पास ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनी है, जैसे हमने स्टील की बात की, अगर स्टील कंपनी ने रेट बढ़ा दिया तो वहाँ पे अगर इनका प्रोडक्शन का रेट बढ़ा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनका जो जहाँ पे भी बेचेंगे वहाँ पे भी रेट ज़्यादा होगा। तो इससे कौन इफेक्टिव होगा, तो जो पर्सन क्या है, डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ स्टील के कंस्ट्रक्शन पे या स्टील से रिलेटेड जिनका बिजनेस चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन ही क्या होंगे, उससे इन्वॉल्व होंगे। लेकिन यही चीज़ें, बट का मतलब क्या है, यही चीज़ें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है, सिविल इंजीनियरिंग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई रोडवेज बना, कोई हमारे पास हाईवे बना, अगर उस हाईवे में जिस कंपनी को क्या हुआ, टेंडर मिला था, वो कंपनी अपने मनमानी रेट से बहुत ही ज़्यादा अगर पैसे रेट लगा दी और रोड का कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बजट का हो गया, तो उस पर डिफरेंट टाइप के टोल लगने लगेंगे। अब वहाँ पे टोल टैक्स लगेंगे तो टोल टैक्स भी ना लगे। दूसरे टर्म्स में हम ये बात कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास रोडवेज था, वो रोडवेज क्या हो गया, हाई बजट का हो गया। अगर हाई बजट का हो गया और सरकार ने ये बोला, हाई बजट का क्यों हो गया, कि अगर सरकार उसमें इंटरफेयर ना करे तो, हालांकि एक्चुअल में क्या होता है, सरकार इंटरफेयर करती है। यही चीज़ें लिखा गया है कि जब प्राइवेट होता है, कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ सरकार गवर्नमेंट क्या होती है, इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जितने भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। रोडवेज के टर्म्स में ही हम समझ रहे थे कि अगर हमारे पास सरकार इन्वॉल्व नहीं होती तो जो भी यहाँ के टेंडर्स के जो ठेकेदार होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते, अपने मनमानी रेट के, अपने मनमानी सामान यूज़ करते, लो क्वालिटी के सामान यूज़ करते। और ये जो रोडवेज बना या हाईवे बना, वो क्या होता, जो उसका टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइम ड्यूरेशन से पहले ही क्या हो जाता, टूट फूट जाता, ब्रेक हो जाता। अगर वो पहले ही क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया वो रोड, तो उससे कौन इफेक्ट हो रहा है, उससे अगर ये रोडवेज टूटा तो
उससे ना तो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी इफेक्ट होगी, ना ही कोई पर्टिकुलर पर्सन अफेक्ट होगा। कौन अफेक्ट होगा? होल कम्युनिटी इफेक्ट होगी। अगर कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी खराब होती है, अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेड होता है, बंद होता है, तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर की बात नहीं आती, वहाँ पे पूरी होल कम्युनिटी, जो वहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं, वो कंप्लीट लोग क्या होते हैं, इससे अफेक्टेड होते हैं। जबकि दूसरे केसेस में क्या था कि अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें जो लेबर वहाँ पे काम कर रहा है वो अफेक्टेड होगा, और जिसकी रोजी रोटी चल रही है पूरी की पूरी कम्युनिटी अफेक्ट नहीं होगी उस पर्टिकुलर क्या इंडस्ट्री से। अब नेक्स्ट पॉइंट यही चीज़ें था कि जो सिविल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर द अंडर फॉलोइंग कंडीशन, जो हमारे पास कंसिडरेशन होता है उस फॉलोइंग कंसिडरेशन के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अ गुड प्लानिंग ऑफ टाउन एंड एक्सटेंशन एरिया। हमारे पास जितने भी टाउन हैं, टाउन का मतलब होता है कस्बा, और एक्सटेंशन का एरिया का मतलब होता है उस कस्बे के जो हमारे पास आउटसाइडर एरिया हैं उस एरिया की बात हो रही है। तो जो एरिया हैं उन एरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो अब ध्यान से देखिएगा। दो चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टाउन एरिया लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है एक्सटेंशन एरिया। दोनों एरिया को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक आप ये आगे के टर्म्स नहीं समझ पाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि टाउन और एक्सटेंशन एरिया हर सिटीज में क्या है, रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है, इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू में हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि ये कोई हमारे पास सिटी थी, ये हमारे पास कोई सिटी थी, इसका सिटी का नाम दे दिया ए। ये जब सिटी बनी थी तो इसका कुछ ऐसा शेप था। इतने ही पर्टिकुलर एरिया में क्या था, पूरा का पूरा सिटी का निर्माण हुआ था आज से 10 साल 20 साल पहले। आप लोगों को भी पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, दिन ब दिन जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एरो का मतलब ऊपर की तरफ क्या है, इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो पहले इतनी बड़ी सिटी थी जिसमें अगर इतने लोग रहते थे, वो लोगों की संख्या क्या हो गई, पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों की संख्या बढ़ी, तो अब इन लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए, और ज़्यादा ज़मीन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इनके पास दो ऑप्शन होता है कि पहला ऑप्शन कि ये यहाँ से निकल के जाएँ, कहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ से निकल के ये कहीं दूसरी जगह पे जाएं और अपना नया क्या करें, आशियाना बना लें, नया अपना एरिया बना लें, कंस्ट्रक्शन घर बना लें, और वहाँ पे क्या करें, ये आसानी से रहने लगे। या अगर ये चीज़ें भी नहीं हो पाती तो इनके पास क्या दूसरा ऑप्शन था कि जितनी बड़ी पहले सिटी थी, ये सिटी क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी चारों डायरेक्शन में। इधर की डायरेक्शन में भी क्या करेंगे, इधर के लोग क्या करेंगे, इधर के आसपास के एरिया में घर बनाना चालू करेंगे, इधर वाले इधर के एरिया में बनाना चालू करेंगे, इधर वाला इधर के एरिया में बनाना चालू करेंगे। तो धीरे धीरे सिटी का साइज क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। जो सिटी क्या थी, ब्लैक कलर से आपको शो कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मात्र इतनी बड़ी थी। हमने एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो सिटी मात्र इतनी बड़ी थी, अब वो सिटी कितनी बड़ी हो गई है, अब वो सिटी एक्सपेंड होकर ये रेड कलर से आपको दिख रहा है इतनी बड़ी हो सकती है। दूसरी चीज़, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर वो इतना बड़ा नहीं होगा तो क्या करेगा, कहीं दूसरी जगह पे जाके एरिया पे घर बनाएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सटेंशन एरिया कहलाते हैं। दो चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं, फैल रही हैं, तो ये चीज़ों को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन एरिया बोलते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरा, ये एक जगह से जाके दूसरे जगह पे क्या हुआ, इनको बोलते हैं क्या, एक्सटेंशन। क्या है, एक्सटेंशन एरिया है। तो चाहे हम एक्सपेंशन की बात करें, जो फैलना, या एक्सटेंशन एक जगह से दूसरी जगह पे जाके बनाना। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि हम अलवर की बात करें और दोबारा जो नए डेवलपमेंट की बात करें वो सीधे जयपुर चले जाएंगे, इसी के आसपास कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जिनको समझ में आ गई होंगी, अब हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपने दोबारा पॉइंट्स पे। तो दोबारा पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास गुड प्लानिंग फैसिलिटीज़ है, चाहे वो टाउन की बात करें या एक्सटेंशन एरिया का, वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ें, ईच एक्सटेंशन एरिया शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, कि जो भी हम एक्सटेंशन एरिया की बात कर रहे हैं कि नए एक्सटेंशन एरिया बना दिए, वो भी कैसी होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई सा भी सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ी तो दोबारा हम क्या करें, बार बार सिटी की तरफ मूव करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या है कि वो सिटी जो हमने नया एक्सटेंशन एरिया बनाया था, जो नया एक्सटेंशन एरिया डेवलप किया गया है, वो एक्सटेंशन एरिया भी कैसा होना चाहिए, उनमें एकोमोडेटिंग ऑफिसेज होना चाहिए कि जो
घर जो ऑफिसेज हैं वो ऑफिस की व्यवस्था भी होनी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, एक्सटेंशन एरिया में मार्केट भी होने चाहिए, हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए, और इसके अलावा रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ लाइक अगर शॉपिंग मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी होने चाहिए। और साथ ही साथ हमारे पास रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मीन्स रहने के लिए, तो रेजिडेंशियल रहने वाले जो हमारे पास घर हैं वो सुविधाएँ भी होनी चाहिए, मीन्स वहाँ पे रेजिडेंशियल हाउसेज भी होने चाहिए। इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड वर्ड, हमारे पास अगर ये सारी चीज़ें आसानी से चलें, प्री प्लानिंग के हिसाब से चलें, तो ये सारी चीज़ें तभी चल पाएंगी जब हमारे पास प्लानिंग अच्छी होगी। और ये चीज़ें अच्छी कैसे होती हैं, तो अच्छी होने के लिए अगले पार्ट पे देखिए, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाया गया है। इस इमेज में या इस डायग्राम में आपको एक चीज़ें दिख रही हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है, हमारे पास प्लानिंग की जाती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्लानिंग। किस चीज़ की प्लानिंग, जैसे हम अभी टाउन की बात करें, टाउन अगर बनाना है, कोई सिटी बनानी है तो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अभी रिसेंट आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि दिल्ली में ऐसी सिचुएशन है कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जब दिल्ली सिटी का जो निर्माण हुआ था, जब सिटी बनी थी उस समय उनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, और अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो इंडिया की जो हमारे पास फर्स्ट सिटी है जो प्लानिंग के थ्रू बनाई गई है, उसका नाम है चंडीगढ़। तो हमारे पास चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू बनाई गई है। दूसरा हमारे पास है ग्रेटर नोएडा, और तीसरा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ग्रेटर नोएडा, तीसरा है हमारे पास वडनगर जो गुजरात में है। ये तीन मात्र ऐसी सिटी हैं जो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू क्या की गई हैं, बनाई गई हैं। इनके अलावा जितनी भी सिटीज़ हैं, जितनी भी हमारे पास सिटीज़ हैं, वो विदाउट प्लानिंग के बनाई गई हैं। दूसरी चीज़ें, प्लानिंग अगर हमारे पास होता है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि कहाँ से हमें हाईवे निकालना है, कहाँ से हमें कंस्ट्रक्शन की चीज़ें बनानी है, कहाँ से हमारे पास रोडवे जाएगा, कहाँ पे हम रेजिडेंशियल एरिया बनाएंगे, कहाँ पे कैसी चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है कि हमें रेजिडेंशियल एरिया को कहाँ रखना है, कहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हर एक डायग्राम में मेंशन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास प्लान का, मीन्स हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही प्लानिंग कंप्लीट हुआ, फिर उस प्लानिंग के बेसिस पे हमें क्या करना होता है, मॉडल बनाना होता है। क्या होता है, मॉडल बनाना होता है। तो अब हम जानते हैं मॉडल क्या होता है। तो मॉडल आपको दिख रहा है कि एक प्लान हुआ, उस प्लान बनाने के बाद हमें यहाँ पे मॉडल दिख रहा है कि हमने किसी सिटी का प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद यहाँ पे आपको मॉडल दिख रहा है कि हमारे कहाँ पे ब्रिज बनाना है। यहाँ देखिए, यहाँ पुल जिसको बोलते हैं ब्रिज प्लान किया गया है। ब्रिज के अलावा यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे हमारे पास एरिया हैं, ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एरिया है। बीच में हमने क्या किया, रिवर का जो कैनाल है उस कैनाल का डिजाइनिंग किया है। यहाँ पे ये कैनाल दिख रहा है, कैनाल का मतलब होता है नहर, जो कैनाल का मतलब होता है नहर होता है। तो हम नहर की बात करें, जो कैनाल है, कैनाल के अलावा तो जितने भी हमारे पास, पहला चीज़ क्या था, प्लान किया। प्लान मीन्स जो जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं वैसे ही हमारे पास क्या किए, पेपर पे उसको प्लान किए। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मॉडल बनाए। और लास्ट में अगर ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल रहती है तो हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास दिख रहा है एक ऐसा इमेज जिसमें क्या दिख रहा है कि जो ये फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया, ये हमारे पास क्या है, फाइनल आउटपुट है। पहले हम प्लान किया, फिर मॉडल बनाया, और उसके बेसिस पे जो हमारे पास फाइनल आउटपुट निकल के आता है वो हमारी सिटी कुछ ऐसी दिखती है। और ऐसी सिटी हमारे पास इन सब सिचुएशन में अगर फुलफिल हो रही है सारी सिचुएशन, तो यहाँ पे फ्यूचर में कभी भी किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे रिलेटेड टू पॉल्यूशन। अब वो पॉल्यूशन किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे एयर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे वाटर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे नॉइज पॉल्यूशन की बात करें, चाहे सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, किसी भी टाइप का पॉल्यूशन इस पर्टिकुलर सिटी में आने वाले दशकों तक देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ें प्री प्लान करके बनाई जाती हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का कि कोई भी काम करने से पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी तक निकल के आया प्लानिंग का, कि सिविल इंजीनियरिंग क्या करते हैं, प्लानिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास मेंशन है द फास्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। इसका क्या मतलब है, हम सारे वर्ड एक एक करके समझते चलेंगे। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण।
शहरीकरण का मतलब क्या है कि जब लोग क्या करते हैं, जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहता है तो रोजगार के अभाव में वो क्या करते हैं, जब उनके पास क्या होगा, रोजगार नहीं होगा, रोजगार मीन्स उनके पास जॉब नहीं है। और ऐसा किसके पास होता है, ऐसा रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के साथ होता है। उनके पास क्या होता है, कोई भी जॉब नहीं होता है। रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के पास कोई भी नौकरी नहीं होती, जॉब्स नहीं होता, तो क्या करते हैं, अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से निकल के कहाँ आ जाते हैं, सिटीज़ में आके रहने लगते हैं, शहरों में आके रहने लगते हैं। किसके लिए, रोजी रोजगार के लिए। तो वो क्या कहलाता है, गाँव से वो पलायन करके शहर में आए, सिटीज़ में आए। तो यही चीज़ें हमारे पास क्या कहलाता है, अर्बनाइजेशन। सिटीज़ हो, टाउन हो, उस एरिया को क्या बोलते हैं, अर्बन एरिया बोलते हैं, शहरी एरिया। और जो गांव होता है उसको क्या बोलते हैं, विलेज जो होते हैं उसको बोलते हैं रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। तो जब हमारे पास रूरल एरिया से क्या हो गए, सिटीज़ में लोग रहने आए, तो रूरल एरिया की पॉपुलेशन कम हो गई और सिटीज़ में पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ने लगी। अचानक से क्यों बढ़ने लगी, ध्यान दीजिएगा। हम जयपुर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पे एक सिटी बना लिए और उसका नाम दे दिए क्या, जयपुर। अब जयपुर में क्या किए गए, जयपुर के चारों साइड से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड से लोग आएंगे, जयपुर में क्या करेंगे, हर एक डायरेक्शन के क्या करेंगे, लोग पलायन करके अपने रोजगार को ढूंढने आएंगे। और जब लोग क्या करते हैं, अपने रोजगार को ढूंढने आते हैं कि हमारा रोजगार जयपुर में मिलेगा, तो जयपुर के जो लोग पहले से रह रहे हैं उतनी, अगर सपोज करिए, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चला हूँ कि 10,000 लोग रह रहे हैं और क्या किए, 2-2 हज़ार लोग चारों डायरेक्शन से आए, तो कितने हो गए, 8,000 और आ गए। अगर इसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की थी और 8,000 अचानक से आ गए, तो कहीं ना कहीं हमें जयपुर में क्या हो गई, आबादी सडनली क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। जयपुर की आबादी क्या होगी, सडनली, अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोग पलायन करके आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि उनको अपने गाँव में रोजी रोजगार नहीं मिला। अब क्या होगा, दो चीज़ें यहाँ पे होंगी। जैसे मैंने सिटी की बात की थी, जयपुर, हमने सिटी की बात की थी जयपुर की, तो जयपुर में एक चीज़ें तो फिक्स हैं कि जो इसका लैंड होगा, जो ज़मीन होगा वो फिक्स होगा। आप लोगों ने मटेरियल देखे होंगे, डिफरेंट टाइप के मटेरियल। जैसे हम रबर की बात करें तो रबर पे अगर कोई फोर्स लगा के खींचा जाता है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमारी ज़मीन के साथ नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जहाँ 1,000 लोग 10,000 लोग थे, अब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी तो ज़मीन भी अपने आप बढ़ गई, ये नहीं होगा। ज़मीन उतनी है, ज़मीन का एरिया जो है वो फिक्स है, ये एरिया बढ़ नहीं सकता। मीन्स कहीं ना कहीं अब क्या होगा, इस जो एरिया है इसका रेट बढ़ेगा, इसकी कीमत बढ़ेगी। अब अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे पास लोगों को रहने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसीलिए यही रीज़न होता है कि शहरों का जो ज़मीन का भाव होता है वो गांव के भाव से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होता है। तो पहली चीज़ ये, उस ज़मीन का रेट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ें कि अगर जिसके पास ये 100 स्क्वायर फीट की ज़मीन थी, जिसके पास 100 फीट स्क्वायर की ज़मीन थी, वो अभी भी ज़मीन उतनी ही बड़ी थी, लेकिन पहले यहाँ पे 10 लोग रहते थे, अब वहाँ पे 10 की जगह 20 आ गए, तो कहीं ना कहीं उसको भी क्या करना पड़ेगा, अपने एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा लोगों को रहने के लिए। तो इन केसेज में क्या करते हैं, इस केसेज में हमारे पास एक नया टर्म निकल के आता है। क्या आता है वो, एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल कंस्ट्रक्शन। कौन सा वर्ड निकल के आ रहा है, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन वर्ड निकल के आ रहा है। वर्टिकल का मीन्स होता है ऊर्ध्वाधर, मीन्स ऊपर की तरफ, और कंस्ट्रक्शन मीन्स हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कैसे, अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। देखिए कि सपोज करिए कि हमारे पास ये एक इमेज है, ये इमेज आपको दिख रहा है। इस इमेज पे अभी आपको क्या दिख रहा है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग दिख रही है कि हमारे पास बहुमंजिली इमारत दिख रही है। अगर इस बहुमंजिली इमारत में जो पर्सन था, जो लोग थे, वो लोग क्या करते कि यहाँ पे अगर एक ही फ्लोर बनाए होते तो उनके पास, हमारे पास क्या होगा, अगर 10 लोग, एक फ्लोर पे 10 लोग रह सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, अब इसकी जगह, एक फ्लोर की जगह क्या करेंगे, 10 फ्लोर बना लेंगे। एक फ्लोर की जगह क्या करेंगे, 10 फ्लोर बना लेंगे। अगर एक फ्लोर पे 10 लोग रह सकते हैं तो 10 फ्लोर पे टोटल कितने रह गए, 100 लोगों को रहने के लिए उतनी ही ज़मीन पर्याप्त हो गई। लेकिन ये कैसे हुई, तो ये सिर्फ सिविल इंजीनियर के
बदौलत हुई कि सिविल इंजीनियर्स ने ऐसी टेक्निक डेवलप की कि उसी एरिया में हमने क्या किया कि 10 मंजिली बहुमंजिली इमारत, यहाँ पर तो 10, 20, 50, 100 मंजिला, जैसे जैसे हमारे रिक्वायरमेंट पड़ी हमने उसको वर्टिकल डायरेक्शन में उतना ही ऊपर की तरफ इंक्रीज करते गए, क्योंकि हमें पता है कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं कर सकते, अपनी जो ज़मीन है उसका डायमेंशन नहीं इंक्रीज कर सकते, तो हमने क्या किया वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीमेंट करते गए, और जिसके चलते क्या हो गई, लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट लोगों की फुलफिल हो गई। तो यही चीज़ें हमारे पास इस डायग्राम में मेंशन है। डायग्राम में यही चीज़ें मेंशन है, क्या लिखा हुआ है कि फास्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, कि जो अर्बनाइजेशन हमारे पास हो रहा है उस अर्बनाइजेशन का क्या है, रेट बहुत तेज है, मीन्स बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन आज के ज़माने में हो रहा है। हालांकि कोरोना पीरियड में ये चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन के चलते क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लैंड हैज़ बीन इंक्रीज, की जो लैंड का कॉस्ट है, ज़मीन की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी। और अगर ज़मीन की कीमत इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, हैज फोर्स द सिविल इंजीनियर टू गो वर्टिकल ग्रोथ इन द सिटी। जब ज़मीन की कॉस्ट बढ़ने लगी तो सिविल इंजीनियर के ऊपर क्या आ गया, ये दबाव आ गया, ये प्रेशर आ गया, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि वो सिटीज़ को अब क्या करें, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रोथ करें, सिटीज़ को नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। हमेशा एक ही फ्लोर की बिल्डिंग पे काम नहीं चलेगा, अब हमारे पास बहुमंजिली इमारत बनानी ही पड़ेगी। तो उसके लिए जैसे अगर कोई हमारे पास महानगर है, एग्जाम्पल लिया गया है इस चीज़ को और समझाने के लिए, अगर कोई हमारे पास महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, लाइक हमारे पास एग्जाम्पल दिल्ली का ले सकते हैं, हम मुंबई का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जयपुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये जो महानगर हैं, ये महानगर में जो 25 स्टोरेज बिल्डिंग है, 25 मंजिली इमारत भी आज के समय में क्या हो चुकी है, एक कॉमन बात हो गई है, एक साधारण सी बात हो गई है कि 25 मंजिली इमारत देखने को मिल जा रही हैं। जबकि यही चीज़ें रूरल एरियाज में आजकल 10 मंजिली इमारत देखना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जो महानगर हैं, वहाँ पे 25 मंजिले, 30 मंजिला, 50 मंजिला मकान आजकल के ज़माने में नॉर्मल बातें हो गई हैं। इवन जो हमारे पास यहाँ तक कि जो स्मॉल टाउन्स हैं वहाँ पे भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हमें देखने को मिल जाती हैं। दीज रिक्वायरमेंट है ब्रॉट, कि ये जो रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का जो रिक्वायरमेंट आ रहा है, ये रिक्वायरमेंट ने क्या किया, हैव ब्रॉट, उन्होंने क्या ला दिया, न्यू बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ला दिया। सिविल इंजीनियर्स ने नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया और उसके बाद क्या हो गई, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई। नई टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हो गया, जितने भी हमारे पास सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस मेथड थे, जितने भी हमारे पास जटिल स्ट्रक्चर थे, जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, तो जितने भी हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर थे वो स्ट्रक्चर्स भी आजकल आसानी से बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग पढ़ोगे, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर में इसी ड्राइंग को, अभी तो वो ड्राइंग कहाँ बनाओगे, ऑन पेपर पे बनाओगे। थर्ड सेमेस्टर में यही ड्राइंग आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर पे बनाओगे, कैड सॉफ्टवेयर पे, चाहे ऑटो कैड यूज़ करो, चाहे और कोई कैड का सॉफ्टवेयर यूज़ करो, तो उसको क्या करोगे, सॉफ्टवेयर पे बनाओगे। सिमिलर वे में सिविल इंजीनियर के बेसिस पे बात करूं तो अभी ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उनको क्या करते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, आसानी से सारी चीज़ें विद इन फ्यू सेकेंड में क्या करते हैं, सारी चीज़ें हमें बता के सारी चीज़ें हमें आउटपुट दे देते हैं। लाइक अगर हम बात करें सिविल में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लाइक ऑटोकैड किस लिए काम आता है, हमारे पास ड्राइंग बनाने के काम आता है। ये क्या होता है, दो तरह से होता है, एक तो 2D होता है जैसे ऑन पेपर पे बनाते हैं, और एक हमारे पास 3D होता है। ऑटोकैड के बाद एक आपने सॉफ्टवेयर सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, तो मैं उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं स्टैड प्रो। अब ये क्या होता है, इसके अलग अलग वर्जन आते हैं, यहाँ पे वर्जन लिखा होता है P7 है, P8 है, V8 है, V8i है, अलग अलग वर्जन आते हैं। जैसे मोबाइल में है कि मोबाइल में आपने देखा होगा नाम लिखा होता है, आगे उसके नए नए मॉडल्स लिखे होते हैं। स्टैड प्रो का मतलब क्या होता है, EST का मतलब स्ट्रक्चर, ए का मतलब होता है एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। तो जो भी अगर हमें पता चले कि 30 मंजिल की मकान बनानी है और हमें ये पता चल गया कि कौन 30 मंजिल मकान है और उसमें कहीं पे बीम है, कहीं पे कॉलम है, कौन सा बीम कितना लोड आएगा, कैसे सहेगा, कैसे टूट जाएगा, तो ये सारी चीज़ें स्टैड प्रो में हम क्या करते हैं, एक फ्लोर बनाते हैं और उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं सारी चीज़ें कि कौन सा फ्लोर फेल हो रहा है, कौन सी बीम टूट रही है,
तो उस बीम पे कौन सा ज़्यादा लोड आ रहा है तो उसको मजबूत बनाएंगे, ज़्यादा डायमेंशन बना देंगे ताकि फेलियर ना हो। प्रो का मतलब होता है हमारे पास प्रोफेशनल, तो जो हमारे पास प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेट प्रो की सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते तो आपको 6 सेम में, जो हमारे पास 6 सेम होता है, उस 6 सेम में आपको स्टेट प्रो सिखाया जाता। तो हमने दो चीज़ें देख ली अभी पे, स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाने के लिए ऑटोकैड और स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। इतना बड़ा नाम था, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एसटी से होता है स्ट्रक्चर, ए से मतलब होता है एनालिसिस, दूसरा ए है एंड और डी से है डिजाइन। अगर नहीं नाम पता हो तो दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ, STAAD स्टेड, फिर आगे आता है प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। इसका मतलब है स्ट्रक्चर, दूसरा है यहाँ पे एनालिसिस, तीसरा है एंड क्या है, डिजाइनिंग। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग भी बिल्डिंग का कर सकते हैं। इनके अलावा जो चीज़ें यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, जो चीज़ें ई टैब्स, जो हमारे पे स्ट्रक्चर नहीं शो करता स्टेट प्रो, उसको हम पढ़ते हैं ई टैब्स में। ये भी हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये सारी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं प्राइमवेरा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज करके हम जो कैलकुलेशन कई दिनों में, कई वीक में जो कैलकुलेशन हमारे पास होने वाले थे, उसको क्या करते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड, विद इन फ्यू आवर्स में हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक महीने तक ऑन पेपर पे करने से अच्छा है क्या किया, सॉफ्टवेयर का यूज किया, 2 से 3 घंटे में कम्प्लीकेशन हो गया। तो 30 दिनों का काम क्या हो चुका है, अब विद इन फ्यू आवर्स में हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो वो भी हमारे पास क्या हो गए, बहुत सारे टेक्नोलॉजी बिल्ट हो गई। टेक्नोलॉजी का मतलब है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, नई नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आ गई। जो पहले पे बिल्डिंग बनाने आते थे, अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेट्रो के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, प्री कास्ट स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, प्री कास्ट स्ट्रक्चर होते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, कास्ट का मतलब हुआ बना हुआ। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऐसे मेंबर हमारे पास वो क्या कहलाते हैं, प्री कास्ट मेंबर कहलाते हैं। पहले से क्या होते हैं, कास्ट करके आते हैं और सीधे उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे असेंबल कर दिया जाता है। सेम ऐसे ही जैसे हमारे पास बाइसाइकिल का पार्ट अलग अलग जगह से आता है और उसको एक ही जगह पे क्या कर दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है। सिमिलर वे में अब जो सिविल इंजीनियरिंग में भी क्या हो गया है, प्री कास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि बिल्डिंग का जो हमारे पास कंपोनेंट है, बीम कहीं और बनेगा, जो हमारे पास कॉलम है, कॉलम कहीं और बनेगा, जो हमारा स्लैब है वो स्लैब कहीं और बनेगा, जो हमारे पास जॉइंट हैं वो जॉइंट कहीं और से आएंगे। और ऑन द सारी चीज़ें कि क्रेन का यूज करके और कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। और कुछ आवर्स में हमारे पास, विद इन कुछ आवर्स में हम क्या कर सकते हैं, मल्टी स्टोरी 20 मंजिल या 30 मंजिल या 50 मंजिल की मकान हम विद इन फ्यू आवर्स में बना सकते हैं। इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो चुका है आज के ज़माने में। तो यही चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बोली गई हैं कि दीज रिक्वायरमेंट है ब्रॉट, कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ी वैसे वैसे टेक्नोलॉजी ग्रोथ हुआ और जितने भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर थे उनका भी एनालिसिस आसान हो गया। फिर इसके अलावा कि जो हमारे पास सिविल इंजीनियर्स थे उनके पास प्रॉब्लम्स क्या थी, जो अर्बन एरियाज में लोग थे, जो शहरी में रहने वाले लोग थे, लाइक जो हमारे पास अर्बन एरियाज में थे, शहर में रहने वाले लोग थे, उनके लिए प्रॉब्लम क्या थी कि उनको ज़मीन कम था तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनानी थी। उनको क्या थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी थी, बहुमंजिली इमारतें बनानी थी। तो वो चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है, जो हमारे पास ग्रामीण एरिया में रहने वाले हैं, जिनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए क्या ज़रूरत हो गई, उनके लिए हमारे पास ऐसा हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाए जो क्या हो, लो कॉस्ट बिल्डिंग हो, कि कम पैसे में क्या हो जाए, बिल्डिंग बन जाए। कम पैसे में बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लो कॉस्ट बिल्डिंग बनाने के लिए लो कॉस्ट मटेरियल होना चाहिए, कि जो हम सामान यूज़ कर रहे हैं वो लो कॉस्ट मटेरियल हो। तो इसके लिए एक नई ब्रांच बनाई गई जिसको बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो जो हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल एंड, शॉर्ट फॉर्म में उसको BMC बोला जाता है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जो कि 3rd सेमेस्टर में सिविल में पढ़ाई जाती है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट इसी बारे में है कि जो हम मटेरियल ले रहे हैं वो कैसे चीपेस्ट हो सकता है, सेम स्ट्रेंथ में हम कौन सा ऐसा दूसरा मटेरियल का यूज कर लें ताकि पैसे भी कम लगें और सेम मजबूती मिल जाए, सेम ड्यूरेशन मिल जाए, उतने ही दिनों तक चले। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सिविल इंजीनियर के ऊपर प्रेशर बन गई कि इवन जो हमारे पास प्रॉब्लम थी
वो प्रॉब्लम क्या थी कि रूरल एरिया के लोग पुअर थे और उनके लिए क्या था, लो कॉस्ट हाउसिंग, कि कम पैसे में उनके लिए घर बना के देना जरूरी हो गया था। तो जहाँ सिविल इंजीनियर्स ने एक साइड बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, वहीं दूसरी साइड सिविल इंजीनियर्स ने क्या किया है, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी के घर बनाए हैं। और हर एक घर जो हमारे पास पर्सन होते हैं ग्रामीण एरिया में, उनके लिए आवासीय योजना बनाई है कम पैसे में, ताकि उनको क्या किया जा सके, पर्याप्त घर की सुविधा दी जा सके। अब इसी के बेसिस पे आपके ये एग्जाम्पल्स थे। एग्जाम्पल्स में आपको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बतानी थी कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कैसे दिखती है, बहुमंजिली इमारत। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, अगली स्लाइड में ऐसी इमारतें हैं, फिर उसके अगली स्लाइड में ऐसी इमारतें हैं। तो ये बहुत सारी बहुमंजिली इमारतें हैं, अलग अलग सिटीज़ की, अलग अलग एरियाज़ की। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो है वाटर से रिलेटेड, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हम अगली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तो हमारे पास डिस्कशन का पॉइंट था वाटर के बारे में। फिर उसके बाद जैसे ही वाटर कंप्लीट होगा उसके बाद हम ये डिस्कस कर लेंगे फोर्थ पॉइंट, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में इंडिया का देखेंगे कि हमारे पास इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड की जो हमारे पास पिरामिड हैं गिरिजा के, या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, एक्विडक्ट के बारे में बात करेंगे, ब्रिज के बारे में बात करेंगे, पनामा कैनाल है, हूवर डैम है, जिन्होंने धूम 3 मूवी देखी होगी वो हूवर डैम की शूटिंग थी लास्ट का। उसके बाद गोल्डन गेट के बारे में, इंग्लिश चैनल के बारे में। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आजकल इनको सिविल के टर्म्स में क्या बोला जाता है, अजूबे हैं। सिविल के टर्म्स में क्या है, ये एज ए अजूबा काम करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगे।